दुनिया के नक्शे पर दो ऐसी जगहें हैं जो आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद बड़ी है। एक है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और दूसरा है बाब अल मंदेब। एक तरफ तेल का रास्ता है और दूसरी तरफ एशिया से यूरोप तक सामान पहुंचाने वाला समुद्री रास्ता। और आज इन दोनों रास्तों पर तनाव है, मिसाइलें हैं, हमले हैं और अमेरिका ईरान की बढ़ती हुई तनातनी है। एक तरफ लाल सागर में हूती विद्रोहियों पर एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाने का आरोप है, जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की तरफ जा रहे एक जहाज को रोकने के लिए हेल फायर मिसाइल्स दागी और उसे बेकार कर दिया। यानी एक तरफ वॉशिंगटन कह रहा है कि वो समुद्री रास्तों को सुरक्षित कर रहा है और दूसरी तरफ उसी सिक्योरिटी ऑपरेशन में मिसाइल फायर हो रही है। वाह ट्रंप साहब, शांति की सुरक्षा का ये तरीका भी कमाल है। जहाज बचाने के पहले मिसाइल चलाइए, फिर दुनिया को समझाइए कि तनाव बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन मजाक से अलग मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 जहाजों की कहानी नहीं है, यहाँ दुनिया के 2 अहम समुद्री रास्तों की बात हो रही है। और अगर इन रास्तों पर तनाव लंबे समय तक बना रहा तो इसका असर सिर्फ ईरान, अमेरिका या यमन पर नहीं पड़ेगा। इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, शिपिंग पर पड़ेगा, महंगाई पर पड़ेगा और आखिरकार आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। सबसे पहले लाल सागर की बात करते हैं। बाब अल मंदेब वो समुद्री रास्ता है जो रेड सी को गल्फ एडन से जोड़ता है। आगे यही रास्ता स्वेज कैनल तक पहुंचता है, यानी एशिया और यूरोप के बीच सामान ले जाने वाले जहाजों के लिए यह बेहद अहम रास्ता है। अब इसी इलाके में तिहामा नाम के एक छोटे मालवाहक जहाज पर मिसाइल अटैक की खबर सामने आई। यमन की सरकार ने इसके लिए ईरान समर्थित हूती रेबल्स को जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और इसके बाद जहाज में आग लग गई। 4 क्रू मेंबर्स की मौत की खबर आई, 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियन नागरिक। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन यमनी अधिकारियों का दावा है कि बचाव अभियान के दौरान जहाजों पर दोबारा हमला किया गया और बाद में मरने वालों की संख्या 6 बताई गई, जिसमें से 2 रेस्क्यूअर्स भी शामिल थे। अगर यह आरोप सही है तो दोस्तों ये बेहद गंभीर घटना है, क्योंकि कमर्शियल शिप पर हमला और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दोबारा हमला, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, इस घटना को लेकर अलग अलग पक्षों के अलग अलग दावे हैं, इसलिए हर आरोप को इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के बिना अंतिम सच मानना ठीक नहीं होगा। मगर एक बात बिल्कुल साफ है, रेड सी में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा वास्तविक है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखिए। गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक MV वेलानोवा नाम का एक पनामा फ्लैग कार्गो शिप ईरान की ओर जा रहा था और अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू को कई बार वार्निंग दी गई, लेकिन जब उन्होंने वार्निंग्स को नजरअंदाज किया, अनदेखा किया, तो अमेरिकी MH-60 हेलीकॉप्टर ने हेल फायर मिसाइल्स दागी और जहाज को डिसेबल कर दिया। अब सवाल है, कमर्शियल शिप को रोकने के लिए हेल फायर मिसाइल, यानी जिस अमेरिका को दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का चैंपियन बताया जाता है, वही अमेरिका अब एक कमर्शियल वेसल को मिसाइल से रोकने की कार्रवाई को मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम पर जस्टिफाई कर रहा है। और यहीं से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी पर सवाल उठते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा मैक्सिमम प्रेशर पर टिका हुआ है। ईरान पर सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री थ्रेट्स और अब मैरीटाइम ब्लॉकेड को लेकर सख्ती। लेकिन सवाल है, मैक्सिमम प्रेशर की ये नीति भी, इसकी कोई लिमिट होती है या नहीं? क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते आप कमर्शियल शिप्स तक मिसाइल पहुंचा दें तो फिर यह सिर्फ प्रेशर नहीं रह जाता, ये एस्केलेशन बन जाता है। और यही मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या है। हर पक्ष कहता है हमने अटैक नहीं किया, हमने रिस्पॉन्स किया है, हमने जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका कहता है हमने डिफेंसिव एक्शन लिया है, यानी पहले उधर से हमला हुआ, फिर हमने अपने डिफेंस में हमला किया।
ईरान कहता है हम अपने अधिकारों और अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं। हूती कहते हैं हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। और इस पूरे खेल में जहाज जल रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं और ग्लोबल शिपिंग परेशान हो रही है। मतलब सब डिफेंसिव है, लेकिन हमला आखिर कौन कर रहा है? यही मिडिल ईस्ट की विडंबना है। अब ईरान को समझिए, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा गलतफहमी शायद यही होती है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है, इसलिए ईरान कुछ दिनों में दब जाएगा। लेकिन ईरान की ताकत को सिर्फ टैंक्स, फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं मापा जा सकता। ईरान के पास ज्योग्राफी है, ईरान के पास पर्शियन गल्फ की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और सबसे जरूरी, ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। हॉर्मुज कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है, यह ग्लोबल ट्रेड एनर्जी का एक बेहद अहम हिस्सा है। यह दुनिया की लाइफ लाइन मानी जाती है। दुनिया के बड़े हिस्से का ऑयल और गैस इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यानी अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन पर नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट पर पड़ेगा। यही ईरान की स्ट्रैटेजिक लेवरेज है। अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, ईरान के पास भूगोल है, अमेरिका के पास मैसिव मिलिट्री बजट है, उनके पास रक्षा बजट बहुत ज्यादा है। ईरान के पास अपने इलाके की टेरेन और मैरिटाइम ज्योग्राफी है, उनकी समझ है। अमेरिका के पास लंबी दूरी वाले वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं। ईरान के पास रीजनल अलाउंस का अनुभव है, यानी दोनों की ताकत एक जैसी नहीं है। लेकिन यही तो बात है, ईरान को अमेरिका से एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या में मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना करना है कि अमेरिका को यह महसूस करा सके कि ईरान के खिलाफ युद्ध की कीमत बहुत ज्यादा होगी। और यही शायद तेहरान की सबसे बड़ी रणनीति है, उसकी रणनीतिक ताकत है। अगर अमेरिका ईरान पर सीधे हमला करता है तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरानियन टेरिटरी और उसके आसपास तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका असर इराक, सीरिया, लाल सागर, गल्फ ऑफ ओमान और सबसे ज्यादा हॉर्मुज पर पड़ सकता है। यानी वॉशिंगटन एक देश के खिलाफ मिलिट्री प्रेशर बढ़ाएगा, लेकिन जवाब कई दिशाओं से आ सकता है। यही है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। आप ओपोनेंट से उसी मैदान में नहीं लड़ते जहां वो सबसे मजबूत है, आप उसे ऐसी जगह चैलेंज करते हैं जहां उसकी ताकत का फायदा कम हो जाए। और ईरान इस बात को दशकों से समझता आया है, इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईरान को सिर्फ सैंक्शन और मिलिट्री मिसाइल स्ट्राइक्स के जरिए झुकाना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेहरान के पास एक और हथियार है, समय। ईरान दशकों से सैंक्शन झेल रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर झेला है उसने, इंटरनेशनल आइसोलेशन देखा है, मिलिट्री की धमकियां भी सुनी है। और फिर वही ईरान अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन से पीछे नहीं हटा। इसलिए ये मान लेना कि वॉशिंगटन कुछ और सैंक्शंस लगाएगा, कुछ और थ्रेट्स देगा, धमकियां देगा और तेहरान तुरंत सरेंडर कर देगा, शायद उतना आसान नहीं है जितना ट्रंप के भाषणों में सुनाई देता है। क्योंकि ईरान का सवाल सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, अर्थव्यवस्था का नहीं है, यह उसकी संप्रभुता का भी सवाल है। तेहरान के नजरिए से अगर अमेरिका उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाए, उसके समुद्री रास्तों को नियंत्रित करे और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर हमला करे, तो ईरान इसे सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं मानेगा। और यही ट्रंप की पॉलिसी उल्टी भी पड़ सकती है। वॉशिंगटन कहता है हम ईरान को आइसोलेट कर रहे हैं, लेकिन जितना ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश होती है, उतना ही तेहरान अपने आसपास के पार्टनरशिप और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप जितने भी हैं उसके देशों से उस पर निर्भर हो सकता है। और यही वजह है कि रेड सी में हूथी की जो एक्टिविटीज हैं उसको भी सिर्फ एक अलग घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। हूथी मूवमेंट और अपने राजनीतिक और राजनयिक और मिलिट्री इंटरेस्ट, हर ऑपरेशन को सीधे तेहरान का आदेश मान लेना साफ नहीं होगा। लेकिन ईरान और हूथी के बीच स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वॉशिंगटन के लिए मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि अगर ईरान पर दबाव बढ़ता है तो आसपास जो रीजनल एक्टर्स हैं उनके जरिए दबाव का भी जवाब आ सकता है। मतलब वॉशिंगटन तेहरान पर सैंक्शंस लगाए और जवाब कहीं रेड सी में दिखाई दे। वॉशिंगटन मैरीटाइम ब्लॉकेड लगाए और रिस्पॉन्स, उसका जो जवाब है वो हॉर्मुज में दिखाई दे। वॉशिंगटन मिलिट्री प्रेशर बढ़ाए और ऑयल मार्केट में उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाए। यही वो साइकिल है जिससे दुनिया डरती है, क्योंकि युद्ध का सबसे खतरनाक हिस्सा हमेशा पहला हमला नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है उसके बाद का जवाब, फिर उस जवाब का जवाब और फिर उसके बाद अगला जवाब। एक पॉइंट के बाद ये भी
कोई भी साइड ये नहीं कह सकती कि अब सब कुछ पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। अगर ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति, इनके साथ यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रेशर ईरान को बातचीत के टेबल पर लाएगा या फिर तेहरान को और ज्यादा गुस्सैल और अग्रेसिव रेजिस्टेंस की तरफ धकेलेगा? क्योंकि इतिहास बताता है कि हर देश दबाव के सामने एक जैसा व्यवहार नहीं करता। कुछ देश दब जाते हैं, कुछ डील कर लेते हैं और कुछ अपनी सहन शक्ति, रेजिस्टेंस को अपनी नेशनल आइडेंटिटी यानी संप्रभुता का हिस्सा बना लेते हैं। ईरान तीसरी कैटेगरी के साथ ज्यादा करीब दिखाई देता है। तेहरान शायद ये मानता है कि अगर वो एक बार वॉशिंगटन के दबाव में पूरी तरह झुक गया तो भविष्य में हर स्ट्रैटेजिक डिसीजन पर अमेरिका का दबाव बढ़ता जाएगा। इसलिए ईरान के लिए रेजिस्टेंस सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं, पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी हिस्सा है। और यही ट्रंप की बातचीत वाली जो स्ट्रैटेजी है, उसे और ज्यादा दबाव, चैलेंज मिलता है। ट्रंप की राजनीति में एक फॉर्मूला है, प्रेशर बढ़ाओ, सामने वाले को कमजोर करो और फिर बेहतर डील करो। लेकिन ईरान कह रहा है, वो कह सकता है पहले प्रेशर हटाओ फिर बात होगी। यानी दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन ही अलग है। और जब स्टार्टिंग पोजीशन अलग हो तो मिसाइल से बातचीत शुरू करना शायद सबसे खराब तरीका हो सकता है। अब आते हैं ग्लोबल इकोनॉमी पर, क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान शायद उन लोगों को हो सकता है जिनका अमेरिका ईरान युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं। अगर लाल सागर असुरक्षित हुआ तो शिपिंग कंपनीज को अपने रास्ते बदलने पड़ सकते हैं। रूट लंबा होगा तो फ्यूल ज्यादा लगेगा, ट्रैवल करने का टाइम बढ़ेगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा और आखिरी में जो भी चार्जेस होते हैं वो बढ़ेंगे और आखिर में इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो सकते हैं। अब हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो एनर्जी मार्केट रिएक्ट करेगा, ऑयल प्राइसेस में रिस्क बढ़ सकता है, फ्यूल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और फिर वही महंगाई आम आदमी तक पहुंची। यानी तेहरान और वॉशिंगटन की लड़ाई का बिल किसी दूसरे देश का उपभोक्ता भर सकता है। और यही ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की सबसे बड़ी विडंबना हो सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर इतना प्रेशर डालता है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाए, तो क्या इससे सिर्फ ईरान को नुकसान होगा? नहीं, इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा और ये डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं। जो अमेरिकन उपभोक्ता है उन पर भी पड़ेगा, अमेरिका की जनता पर पड़ेगा, यूरोपियन इकोनॉमीज जो है, देश है, उन पर भी पड़ेगा, एशियन इकोनॉमीज पर भी पड़ेगा। और यही ग्लोबलाइजेशन की असलियत है। आप भूगोल से खुद को दुनिया से अलग नहीं कर सकते। अमेरिका मिडिल ईस्ट से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन ग्लोबल एनर्जी मार्केट से दूर नहीं है। अगर हॉर्मुज में संकट है तो वॉशिंगटन की चिंता भी बढ़ेगी और शायद यही ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। ईरान को अमेरिका से ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत नहीं है, उसे बस इतना पावरफुल होना है कि अमेरिका के लिए ईरान को इग्नोर करना महंगा पड़ जाए। और फिलहाल तेहरान ने यही स्थिति बनाई हुई है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान पूरी तरह सही है? नहीं। अगर किसी कमर्शियल जहाज पर जानबूझकर हमला हुआ है, अगर वहां के क्रू मेंबर्स या जो रेस्क्यूअर हैं वो मारे गए हैं, तो इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता है, लेकिन यही नियम अमेरिका पर भी लागू होना चाहिए। अगर अमेरिका किसी कमर्शियल वेसल पर अपनी मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करता है तो उससे लीगल बेसिस और जरूरत पर भी सवाल पूछना उतना ही जरूरी है, क्योंकि रूल्स बेस्ड ऑर्डर का मतलब ये नहीं हो सकता कि रूल्स सिर्फ कमजोर देशों के लिए हो। अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जरूरी है तो वो हर देश के लिए जरूरी है। अगर संप्रभुता जरूरी है तो वो ईरान के लिए भी जरूरी है। अगर आम लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है तो वो किसी भी झंडे वाले जहाज पर मौजूद लोगों की हो। और अगर इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना है तो सुपर पावर होने से किसी को अपने आप एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। यही वो वजह है जहां ट्रंप उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी काबिलियत पर सवाल उठते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय रूल्स की बात करता है और दूसरी तरफ मिलिट्री एक्शन, सैन्य कार्रवाई और सिक्योरिटी ऑपरेशन, मिलिट्री एक्शंस को अपनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस बताता है। ईरान इसी जो विडंबना है उसको अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान का नैरेटिव बहुत सीधा है। अगर अमेरिका अपनी सुरक्षा के नाम पर दूसरों देशों के रास्ते रोक सकता है तो फिर ईरान अपनी
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सिक्योरिटी कंसर्न, सुरक्षा की मुद्दों को लेकर क्या करे। वॉशिंगटन कहेगा कि ईरान डिस्टेबलाइजेशन फोर्स है, तेहरान कहेगा कि अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर से मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य प्रेजेंस को लेकर आया है। वॉशिंगटन कहेगा ईरान अलग अलग ग्रुप के शिपिंग के लिए खतरा है, तेहरान कहेगा अमेरिकन ब्लॉकेड खुद एक खतरे का कारण है, और इस तरह नैरेटिव वॉर भी चल रही है। आज की जियोपॉलिटिक्स में युद्ध सिर्फ युद्ध रणभूमि पर नहीं लड़ा जाता, अलग अलग चैनल्स पर लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पर लड़ा जाता है, पब्लिक ओपिनियन में लड़ा जाता है। हर देश अपने एक्शन को डिफेंसिव यानी अपनी आत्मरक्षा बताती है, हर देश अपने दूसरे सामने वाले दुश्मन को अग्रेसर यानी गुस्सैल बताती है, और जनता के सामने सवाल यही रह जाता है कि आखिर सच क्या है। शायद सच ये है कि इस पूरी लड़ाई में कोई भी पक्ष पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं है। अमेरिका के पास मिलिट्री है, सैन्य शक्ति है, लेकिन ईरान को दबाने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। ईरान के पास अपने आसपास लेवरेज है, लेकिन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए जो सुरक्षा है वो भी नुकसानदायक हो सकता है। हूती के पास लाल सागर में डिसरप्शन की क्षमता है, लेकिन इससे यमन और आसपास के स्टेबिलिटी पर भी असर पड़ता है। यानी हर एक्टर के पास पावर है और हर एक्टर के पास सहानुभूति है, और यही कारण है कि इस समय सबसे जरूरी चीज शायद एक और मिसाइल नहीं, एक रास्ता है जिससे एस्केलेशन को रोका जा सके, यानी बचाव किया जा सके। क्योंकि अगर हॉर्मूज और बाब अल मंडेब लंबे समय तक ऐसे ही अस्थिर रहे तो दुनिया को सिर्फ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं, अर्थव्यवस्था का क्राइसिस भी झेलना पड़ सकता है। ऑयल के जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकते हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, और इन्फ्लेशन फिर से अर्थव्यवस्था के लिए सिरदर्द बन सकता है। यानी आज लाल सागर में जो मिसाइल दागी जा रही है उसका असर कल किसी और दूसरे देश के पेट्रोल पंप पर दिखाई दे सकता है। आज ओमान की खाड़ी में जो जहाज डिसेबल किया जा रहा है उसका असर कल शिपिंग बिल में दिखाई दे सकता है, और आज वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जो बयानबाजी चल रही है उसका असर कल ग्लोबल मार्केट में भी दिखाई दे सकता है। इसलिए ये सिर्फ ट्रंप बनाम ईरान की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी बनाम ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन की कहानी है। और यहाँ ट्रंप, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिलिट्री प्रेशर का कोई एग्जिट प्लान भी है? क्योंकि दबाव बढ़ाना आसान है, प्रेशर बनाना आसान है, सैंक्शन लगाना भी आसान है, धमकी देना आसान है, मिसाइल फायर कर देना भी आसान है, लेकिन उसके बाद लड़ाई को कंट्रोल में रखना मुश्किल है। एक कमर्शियल वेसल को डिसेबल करना शायद सैन्य ऑपरेशन की नजर में छोटा होगा, लेकिन अगर उसके बाद ईरान ने अगर जवाबी कार्रवाई किया, फिर अमेरिका क्या करेगा? अगर उस रिस्पॉन्स के बाद हूती फिर से हमला करते हैं, फिर वॉशिंगटन क्या करेगा? अगर हॉर्मुज में शिपिंग प्रभावित होती है, फिर क्या होगा? यही सवाल ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना है, क्योंकि ईरान को दबाने की कोशिश में अगर पूरे क्षेत्र की शिपिंग और उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ रही तो जीत किसकी हुई? और अगर अमेरिका कहे कि हमने ईरान पर दबाव बढ़ाया, लेकिन उसी दबाव के कारण तेल की कीमतें बढ़ गई, आसपास ग्लोबल ट्रेड महंगा हो गया, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी और बढ़ गई, तो क्या इसे जीत कहा जाएगा? शायद यही वो पॉइंट है जहां ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति को खुद से सवाल पूछना चाहिए। अमेरिका फर्स्ट का मतलब सिर्फ अमेरिका की सैन्य शक्ति दिखाना नहीं है। अगर अमेरिका सचमुच फर्स्ट है तो अमेरिकन अर्थव्यवस्था को भी फर्स्ट रखना होगा, अमेरिकन कंज्यूमर जो उपभोक्ता हैं उन्हें भी फर्स्ट रखना होगा, ग्लोबल एनर्जी में स्टेबिलिटी का हिसाब रखना होगा, और शायद ईरान की रणनीति इसी सहानुभूति, इसी संप्रभुता पर टिकी हुई है। तेहरान को पता है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, लेकिन तेहरान ये भी जानता है कि अमेरिका कभी ना खत्म होने वाला युद्ध नहीं अफोर्ड कर सकता। अमेरिकन पब्लिक जो है, वहां की जनता है, वो एक कभी ना खत्म होने वाला कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई नहीं चाहती। अमेरिकन अर्थव्यवस्था की जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो रही है, और ग्लोबल मार्केट एक एंड यानी अंत पर पहुंचना नहीं चाहते। इसलिए ईरान का लक्ष्य शायद अमेरिका को रणभूमि पर हराना नहीं, लक्ष्य ये हो सकता है कि वॉशिंगटन को ये समझाया जाए कि तेहरान के खिलाफ युद्ध की कीमत इतनी ज्यादा होगी कि बातचीत ज्यादा बेहतर विकल्प लगे। यही स्ट्रैटेजिक लेवरेज है, और यही वो चीज है जिसे ट्रंप शायद अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं,
क्योंकि ईरान को हराना और ईरान को झुकाना दो अलग चीज है। आप मिलिट्री टारगेट को खत्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, लेकिन किसी देश की राजनीतिक शक्ति को मिसाइल से खत्म नहीं कर सकते। आप किसी जहाज को रोक सकते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट जो अर्थव्यवस्था है उसको मिसाइल से नहीं रोक सकते। आप किसी बंदरगाह पर ब्लॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन भूगोल को ब्लॉक नहीं कर सकते। और हॉर्मूज की भूगोल यही ईरान की सबसे बड़ी ताकतों में एक है। इसलिए आने वाले दिनों में सिर्फ ये देखना काफी नहीं होगा कि किसने किस पर मिसाइल डाली, देखना यह होगा कि किसने किसकी कैलकुलेशन बदली है, किसने पीछे हटने पर मजबूर किया है किसको, किसकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दबाव पड़ा है और किसके पास बातचीत की टेबल पर ज्यादा लेवरेज बचा है। क्योंकि अंत में भूगोल की जीत सिर्फ ये नहीं होती कि किसने कितनी मिसाइल दागी, वास्तविक जीत ये है कि कौन कौन अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को कम से कम कीमत पर सुरक्षित रखता है। और अभी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इस पूरी लड़ाई में कीमत बढ़ती जा रही है। लाल सागर की कीमत, हॉर्मूज की कीमत, शिपिंग की कीमत, तेल की कीमत और सबसे बड़ी कीमत इंसानी जिंदगी की। इसलिए अब सवाल ट्रंप से भी है और तेहरान से भी, क्या आप इस युद्ध को और बढ़ाएंगे या फिर किसी ऐसे रास्ते की तरफ जाएंगे जहां कमर्शियल शिपिंग को रणभूमि बनने से रोका जा सके। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।